हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 5 है जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट से स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन आई होप सबके पास है। टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 106 सम नंबर 38। देखो आज का सम करीना जो हम लोग करने वाले हैं थोड़ा सा अलग, क्या मालूम है, फिक्स असेट का जो शेड्यूल बनाता था उसके अंदर टैंजेबल इंटैंजेबल होता था, तो मैंने फिक्स असेट टैंजेबल असेट के लिए ऐसा कुछ शेड्यूल बनाया। इसका मतलब ये यहां पे जो फिक्स असेट है टैंजेबल एंड इंटैंजिबल। तो टैंजिबल जो मैं नॉर्मली अब तक ऐसे ही सॉल्व करा था, बट वो टैंजिबल असेट्स का वर्किंग बनेगा ऐसा। उसका रीजन है यहाँ पे कुछ मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सारी चीज दी गई है। उसका प्रेजेंटेशन करने के लिए ऐसा बनेगा जिसमें पहला रहता है ग्रॉस ब्लॉक, फिर आता है डेप्रिसिएशन, फिर मिलता है नेट ब्लॉक। पर्टिकुलर्स ओपनिंग, एडिशन, क्लोजिंग। डिडक्शन होगा तो एडिशन की जगह पे डिडक्शन। सेम ओपनिंग, एडिशन, क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या मालूम है, क्लोजिंग। मतलब जो भी क्लोजिंग का टोटल आएगा वो आपके टैंजिबल असेट का टोटल रहेगा। नॉर्मल आप केस में इतना ही सॉल्व करते थे, ओपनिंग वैल्यू मालूम होता था, डेप्रिसिएशन माइनस करते थे, क्लोजिंग वैल्यू लिखते थे। बट इसका प्रेजेंटेशन ऐसा होगा तो जो क्लोजिंग का आंसर आएगा अपने को केशव, वही हमारा टैंजिबल असेट का टोटल होगा। क्लियर है? बस ये एक चीज नया पढ़ने लो, बाकी सारी चीजें आपने सिमिलर पढ़ी है। एडजस्टमेंट भी सिमिलर रहेंगे, थोड़ा सा आपको लगेगा लेंदी टाइप, बट अगर प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से जाओगे, स्टेप मालूम रहेगा तो इजी लगेगा। ओके स्टार्ट करते, सम देखते क्या दिया है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ Zidane Limited having an authorized capital of 10 lakh rupees as on 31st March 2017 was as under। जब भी आपको ऑथराइज्ड कैपिटल दिया है तो जब आप शेयर कैपिटल का फॉर्मेट प्रिपेयर करते हो तो यहां पे आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। क्या बोला है, कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, 10 लाख रुपए। यहां पे लिखना है ऑथराइज्ड कैपिटल कितना, 10 लाख। डबल अंडरलाइन करके छोड़ देने का, क्योंकि ये टोटल में आने वाला नहीं। इसमें कितने शेयर जाएंगे तो एक शेयर का कुछ कीमत वगैरह दिया है क्या, देखो वेरी नेक्स्ट लाइन पे उसके नीचे दिया हुआ है। तो मैं बोल सकता हूं 1 लाख शेयर थे, एक का वैल्यू 10 है तो 10 लाख है। ये सिर्फ और सिर्फ पूर्व क्या है, प्रेजेंटेशन। इसको टोटल में लिखा नहीं जाएगा। कंपनी के पास 10 लाख शेयर्स की कैपेसिटी ऑथराइज्ड है वो। क्लियर है? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया, पर्टिकुलर्स वगैरह दिया। सबसे पहला काम जो मैं करने वाला हूं वो है एडजस्टमेंट, क्योंकि पोस्टिंग वगैरह तो अपने को मालूम है, मार्किंग भी अपने को मालूम है, इसलिए पहला अपन रीड करते हैं, एडजस्टमेंट देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या क्या एडजस्टमेंट आपको दिया है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1 आपको दिया है, ऑफ द शेयर्स अलॉटेड 20,000 shares worth rupees 2 lakh were allotted as fully paid to a vendor from whom a running business was acquired। जो भी मेरा शेयर कैपिटल आएगा उसमें से 20,000 शेयर हमने किसको दिए, वो एक वेंडर कंपनी को दिए जिसका बिजनेस मैंने परचेज किया था। तो मतलब क्या है, प्रेजेंटेशन, एडजस्टमेंट नहीं। कि गायत्री जब आप शेयर कैपिटल यहां पे लिखने वाले हो, जो भी तुम्हारा, क्योंकि ये तो ऑथराइज्ड है, ये तो तुम्हारा कैपिटल नहीं है, तो जो कैपिटल तुमको आएगा उसमें 2 लाख का कैपिटल किसके तरफ से आया है, दूसरे कोई कंपनी को तुमने परचेज किया था, उनको आपके शेयर्स इशू किया था। तो यहां पे अपने को लिखना पड़ेगा भाई 20,000 इंटू 10 यानी कि 2 लाख रुपए हमने आपके शेयर्स को दिया है, मतलब आपके कंपनी को दिया है, वेंडर कंपनी को दिया है। प्रेजेंटेशन, एडजस्टमेंट नहीं। तो पहला एडजस्टमेंट नहीं है, पहला इंफॉर्मेशन है। तो देखो क्वेश्चन में आप पहले लाइन पे देखो, शेयर कैपिटल कितना दिया है, 5 लाख दिया है। उसमें इसने क्या बोला है, 2 लाख क्या किया हमने, 2 लाख का हमने क्या किया है, तो 2 लाख का हमने वेंडर कंपनी को दिया। तो यहां पे मैं अगर प्रेजेंटेशन कर रहा हूं दैट इज
इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा 5 लाख ही, ये 5 लाख ही आएगा, बट यहां पे दिखाना पड़ेगा 30,000 शेयर्स ऑफ 10 इज टू पब्लिक एंड 20,000 शेयर्स ऑफ 10 टू वेंडर कंपनी। अरे बात समझ में आया? ये प्रेजेंटेशन था, मिला के 5 लाख हो गए ना, ये 2 लाख और 3 लाख 5 लाख। सर पब्लिक कैसे मालूम पड़ा? जब मैंने 2 लाख शेयर्स वेंडर कंपनी को दिया तो बाकी किसको दिया रहेगा? नॉर्मल पब्लिक को इशू कर देना, क्योंकि इक्विटी शेयर्स तो पब्लिक को इशू किया जाता है। समझा? इसलिए मैंने ऐसा प्रेजेंटेशन किया। डन। तो पहला एडजस्टमेंट डन हो गया। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ेंगे सेकेंड एडजस्टमेंट की तरफ। देखते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट क्या दिया। सेकेंड एडजस्टमेंट दिया था ऑफ द डेटर 20,000 were outstanding for more than 6 months and consider good except a doubtful debt of 5,000। मतलब क्या है? जितने भी डेटर्स है उसमें से 20,000 के डेटर्स का क्या प्रॉब्लम है? वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं करीना, बोल रहे कि हम 6 महीने से ज्यादा उधार देने वाले, ऐसा मांग रहे वो अपने से। ऑफ रुपीज ऑफ द डेटर्स 20,000 were outstanding for more than 6 months, मतलब इन्होंने अपने से 6 महीने से ज्यादा उधार मांगा है, और हमारा 5,000 का क्या है? बैड डेब्ट्स है। देखो क्वेश्चन में डेटर्स कितना दिया है, डेटर्स कितना दिया है? डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल में जाता है, हाँ जी, अरे बराबर ना। क्या करेंगे हम लोग आयुष? यहां पे डेटर्स में लिखेंगे लेस देन 6 months, मोर देन 6 months। टोटल डेटर्स कितना है? 60,000। टोटल डेटर्स है 60, जिसमें से 20,000 वाले लोग ने क्या बोला है? 20 हम लोग को 6 महीने से ज्यादा उधार चाहिए। बोला ठीक है, तो बाकी लोग ने कुछ नहीं बोला, मतलब इनको उधार कितने महीने का दिया है? लेस देन 6 months ना, 1 साल 12 महीने का होता है। तो भाई कुछ कस्टमर बोल रहे भाई मेरे को 6 महीने से ज्यादा उधार चाहिए, कुछ मतलब कितने? 20,000। क्या बोल रहे? 6 महीने से ज्यादा उधार दो। बाकी कुछ बोल रहे नहीं, मतलब इनका उधार क्या है? लेस देन 6 months है। तो ये भी वंस अगेन प्रेजेंटेशन ही हुआ 60,000 का। लेकिन अब इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट आया। बैड डेब्ट्स कितना देने बोला है? 5,000। तो लेस RDD कितना? 5,000। टोटल है 60,000। RDD का दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? अदर एक्सपेंसेस में। तो इसके अंदर अपन फॉर्मेट बनाते हैं, बैड डेब्ट्स एड फर्दर बैड डेब्ट्स एड न्यू RDD लेस ओल्ड RDD। अमाउंट दिया तो फर्दर बैड डेब्ट्स में डाल दो 5,000। अरे बराबर है क्या नहीं भाई? ये एडजस्टमेंट भी सॉल्व। समझा पूर्वा? नॉर्मल बैड डेब्ट्स 5,000 डायरेक्टली 60,000 पे करना था, खाली इधर प्रेजेंटेशन की वजह से अपने को ऐसा दिखाना पड़ा। क्या ये ऐड ही होगा बेटा? ऐड ब्रैकेट में गलती से, ठीक है। समझा? यहां तक बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या दिया है? प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर इनकम टैक्स। अरे इनकम टैक्स प्रोविजन, आंख बंद करके इनकम टैक्स प्रोविजन 10,000 डेबिट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, कहां जाएगा? अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर, सॉरी शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर। इनकम टैक्स कितना? इसको दिल पे तो लेना ही नहीं था, हर बार आ रहा है ये फिक्स्ड। समझ में आ रहा है ना पूर्वा? नेक्स्ट उसके बाद क्या है सेजल? देख जरा, उसके बाद दिया है मार्केट वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट वाज 1,10,000 एंड दैट ऑफ इक्विटी शेयर्स वेयर 1,70,000। आप देखो लास्ट में आपको दिख रहा रहेगा इन्वेस्टमेंट 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वैल्यू ₹95,000 दिया, 1 लाख में परचेज किया था। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स 10,000 शेयर्स 25 ईच, 1,50,000 में परचेज किया था, पेड अप वैल्यू दिया 20, ऐसा कुछ दिया लास्ट में से। बराबर? इसी के ऊपर एडजस्टमेंट दिया कि जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका मार्केट वैल्यू कितना है? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का 1,10,000 है और इक्विटी शेयर्स का 1,70,000। जब ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दिया है तो ये भी प्रेजेंटेशन का ही काम है। तो इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा? नॉन करंट, सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा। 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट है, एक है 4% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कितना है? देखो बुक में आंसर जितना है उतना ही लिखना है, जो ट्रायल बैलेंस दिया है लिखना वही है, ट्रायल बैलेंस का अमाउंट ही लिखना है। एडजस्टमेंट का अमाउंट है तो एडजस्टमेंट जैसा सॉल्व करना पड़ेगा ना।
इसका मार्केट वैल्यू कितना दिया है? 1,10,000। हो गया एडजस्टमेंट सॉल्व। प्रेजेंटेशन क्या बोला उसने? मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1,10,000 लिख दिया। क्या मैंने एडजस्टमेंट सॉल्व किया? नहीं, क्योंकि अमाउंट बदला नहीं मतलब एडजस्टमेंट नहीं। अमाउंट बदला क्या? 95,000 जो क्वेश्चन में दिया था वही लिखा ना। अमाउंट बदला नहीं, एडजस्टमेंट है नहीं। समझा? नहीं, सिर्फ प्रेजेंटेशन कि भाई तेरा जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट का 1,10,000 है, अभी तक तूने 95 लिख के रखा है। मैंने अच्छी बात, मेरी बात भाई, मेरे को 95 लिखने का, मैं 95 लिख रहा हूं। अगर मैं इसे सॉल्व करता, मार्केट वैल्यू कब इंपॉर्टेंट होता है? जब बेचने जाएंगे। मेरे को लग रहा है भाई मेरे को सिर्फ 95,000 मिलेगा ये मार्कर का, नहीं नहीं 1,10,000 मिलेगा। तू बेच तो 1,10,000 मिलेगा। जब बेचेंगे तब फायदा नुकसान ना। क्या मैं इसे बेचने वाला हूं अभी? नहीं। अगर बोला रहता इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड तो अपन कैलकुलेट करते, भाई 1,10,000 मार्केट में भाव चल रहा है, 95 लिखा है, तो सामने वाला मेरे को क्या कर रहा है? इसके अंदर बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि 95 में वो लेके जा रहा है और 1,10,000 उसका कीमत। समझा? क्लियर हुआ? पक्का क्लियर? तो यहां पे ये सिर्फ इसका प्रेजेंटेशन होगा। कल मैंने एक बात बताया था, जितने भी इन्वेस्टमेंट उस पर क्या कैलकुलेट होता है? इंटरेस्ट होता है। सबर अली आज देखना इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई भी करेंगे। क्लियर है? इसमें परसेंटेज, डेट सब दिया है। क्लियर? दूसरा, इक्विटी शेयर्स का भी मार्केट प्राइस दिया है। तो यहां पे इक्विटी शेयर्स कितना है? इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट 1 लाख नहीं, क्वेश्चन में 1,50,000 और इसका मार्केट वैल्यू कितना? 1,07,000। बस प्रेजेंटेशन डन हो गया। एडजस्टमेंट राहुल समझा? पक्का 100% समझा? यहां तक पक्का समझा है? इसको प्रेजेंटेशन करने बोला था, हमने इसका प्रेजेंटेशन करके छोड़ दिया। एडजस्टमेंट नहीं है चैताली कि इसको 2 इफेक्ट देंगे, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन है। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी इन्वेस्टमेंट है, कल के लेक्चर में बताया था, इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। नहीं बोला है तो भी करना चाहिए, क्योंकि पिछले सब में किया ही नहीं था। आपने टेक्स्ट बुक देखा, सर किया ही नहीं है, किया ही नहीं है, आपने क्यों कर दिया, रॉन्ग हो जाएगा। तो देखना इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई है। अब स्पेसिफाई तो करना तो पड़ेगा ही ना। देखते क्या दिया है। इसके बाद दिया है rate and cess estimated ₹5,000 I have accrued but the bill is not yet paid। मतलब क्या? क्वेश्चन में आपको क्या दिया है वहां पे? अच्छा, इसमें रिसीव दिया है ऐसा, ठीक है। रेंट है, सॉरी रेट्स है, सेस है, एस्टिमेटेड टू बी 5,000 हैव अक्रूड बट स्टिल नॉट रिसीव्ड। मतलब कुछ रेट्स या सेस का पैसा मिलने का बाकी है। मिलने का बाकी मतलब रिसीवेबल है। एनीथिंग रिसीवेबल इज योर असेट। ये तो समझ में आ गया, ये तो समझा है। अब रिसीव होगा तो आपके लिए तो इनकम होगा। क्वेश्चन में क्या दिया खाली एक बार चेक करना, रिसीव दिया कि पेड दिया है? ठीक है, फिर तो यहां पे अपने को मिलने वाला है। मिलने वाला मिला नहीं है, मिलने वाला है मतलब अपने लिए तो बाय असेट होगा। कौन सा असेट होगा वो सोचना पड़ेगा। तो अदर करंट असेट बराबर। तो यहां पे रेट्स, रेट्स है ना, रेंट नहीं है ना, रेट्स एंड सेस कितना है? 5,000। कौन सा इफेक्ट हो गया? डेबिट। दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, बराबर है। अब क्रेडिट देना है मतलब मिलने वाला है तो मेरे लिए इनकम ही होगा। कौन सा इनकम होगा? अदर इनकम। अरे समझा क्या? रेट्स एंड सेस। मेरे को इस पे गड़बड़ अभी भी लग रहा है क्योंकि ये पेबल होगा। मेरे को 100% श्योर हो कि ये पेबल रहेगा। एक बार खाली चेक करना। किधर एडजस्टमेंट? ई वाला ना, बोलो ना। करेक्शन करना उसके अंदर एक एडजस्टमेंट है वो तुम्हारा। रेट्स एंड सेस टेक्स्ट बुक में भी करेक्शन है। रेट एंड सेस एस्टिमेटेड एट 5,000 हैव अक्रूड बट द बिल इज नॉट येट रिसीव्ड का नहीं है वहां पे, बट बिल इज येट टू बी पेड। वहां पे रिसीव के जगह पे क्या करना? पेड करना। करेक्शन है वो छोटा सा, क्योंकि रेट्स वगैरह या सेस वगैरह आप पे करते हो, आपको रिसीव नहीं होता है। ठीक है राहुल, गुड मॉर्निंग, ध्यान दे बेटा।
कैसे मालूम पड़ा सर? ध्यान दे बेटा, रेट्स और सेस पे करना है बट अब तक पे नहीं हुआ है, पेबल है, एनीथिंग पेबल इज योर लायबिलिटीज। अब भाई कौन सी लायबिलिटीज है भाई ये? तो अदर करंट लायबिलिटीज है कि अपने पास? हाँ जी है। तो रेट्स असेट रहता तो सेम इफेक्ट वही देते, तो रेट्स एंड सेस कितना पे करना है? 5000। ये क्रेडिट दूसरा इफेक्ट देने का है, डेबिट मेरे लिए तो एक्सपेंस हो जाएगा और जो भी एक्सपेंस होगा अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। समझ में आया क्या? तो यहां पे आ जाएगा रेट्स एंड सेस। कितना लॉजिक समझ में आया? अगर रिसीवेबल था तो मैंने आपको बताया था अदर करंट असेट और अदर इनकम्स में, असेट्स और लायबिलिटीज में इफेक्ट वही था, इधर भी सेम ही चीज किया बट ये पे वाला इफेक्ट था, वो रिसीव वाला इफेक्ट था। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद क्या है? Included in general expenses is insurance of rupees 2000 to be paid for the year ended 30th September 2017। एक छोटा सा ट्विस्टिंग एडजस्टमेंट है, इसलिए जरा ध्यान से, ये एडजस्टमेंट ट्विस्ट है। जनरल एक्सपेंसेस के अंदर 2000 रुपए इंश्योरेंस का है, 2000 रुपया इंश्योरेंस का है। इन शॉर्ट टोटल जनरल एक्सपेंस कितना है देखो जरा, कितना है? तो मैंने लिखा जनरल एक्सपेंसेस 15,000, नहीं मैं लिखता हूं सिर्फ 13,000 और बाकी इंश्योरेंस कितना? 2,000। 15,000 हो गया, 13 और 2 15,000 हुआ ना, अलग अलग अमाउंट कर दिया मैंने। अब जरा ध्यान देना, एक्चुअल में एडजस्टमेंट क्या है? टोटल जनरल खर्चा था तुम्हारा 15,000 का, बराबर है? 15,000 में 13,000 जनरल एक्सपेंसेस का था और 2,000 इंश्योरेंस का था। डन। अब मैं नॉर्मल एडजस्टमेंट पढ़ता हूं। इंश्योरेंस पेड इज अप टू 30th सितंबर। अब यहां से पढ़ता हूं, जो भी मैंने इंश्योरेंस पे किया वो 30 सितंबर तक भरा है। साल कभी खत्म हो रहा है मार्च में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने का एडवांस भरा है, मतलब प्रीपेड है। अरे समझ में आया? तो पूरे साल के लिए 2,000, तो आधे साल के लिए 1,000, तो इतना प्रीपेड कितना यहां पे? लेस प्रीपेड कितना? 1,000। अरे समझा? अरे समझा या नहीं? टोटल 15,000 था ना, तो 15 में से 13 तो जनरल का था, 2,000 इंश्योरेंस का था, तो दोनों खर्चा पहले अलग कर दो। जनरल अलग कर दिया, इंश्योरेंस अलग कर दिया। अब इंश्योरेंस का एडजस्टमेंट रीड कर रहा हूं क्या, कि जो भी इंश्योरेंस पे किया है वो 30 सितंबर तक पे किया है। 30 सितंबर पूरे साल का है, तो पूरे साल के लिए अगर 2,000 तो आधे साल के लिए कितना? 1,000। तो 1,000 आपने एडवांस दिया, क्योंकि मार्च में ही साल खत्म होने वाला है, आपने सितंबर तक भर के रखा, तो 6 महीना एडवांस यानी कि प्रीपेड है कितना? 1,000। समझा? डेबिट साइड पे माइनस किया तो क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। प्रीपेड कहां चले जाएगा? अदर करंट असेट्स के अंदर। समझ में आया? यहां पे प्रीपेड इंश्योरेंस कितना? 1,000 और इधर आउटर कॉलम में 1,000। अब ये डायरेक्टली 15 में से 1,000 माइनस करके 14,000 अगर आपके बुक में दिखा रहे तो मतलब वही है, क्योंकि 13 + 1 जनरल एक्सपेंसेस टोटल कितना हो गया? 14,000। तो मेरे को कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना था, इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग करके सॉल्व कर दिया। नहीं तो आपका टेक्स्ट बुक के अंदर 14,000 - 1,000 किया है, और सॉरी 15,000 - 1,000 14,000 करके दिखा है। सर आपने ऐसा क्यों किया? तो मैंने एक्सपेंसेस को अलग कर दिया और बेसिक एडजस्टमेंट जैसा फाइनल अकाउंट सॉल्व करते थे वैसा किया। समझा ये? पक्का? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद क्या एडजस्टमेंट दिया है? उसके बाद इंटरेस्ट ऑन, देखो वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर issue, investment in government securities should not be taken into account। हाँ सबर अली रुकना, क्लियर? वहां पे क्या दिया है? नॉट टू बी टेकन इन अकाउंट। जब नॉट टू बी टेकन बोला है मतलब इसके ऊपर इंटरेस्ट, इसके ऊपर इंटरेस्ट, या आपका कोई बोरिंग, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना है। टेक्स्ट बुक के अंदर देखोगे तो उधर बोला इट टू बी टेकन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर टेकन बोला है मतलब इसके ऊपर अपने को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी मैंने जो पीडीएफ दिया वहां पे नॉट दिया, बट आपके टेक्स्ट बुक के अंदर दिया है कैलकुलेट करने, तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है? पीडीएफ में नॉट वर्ड यूज किया है, बट टेक्स्ट बुक के अंदर बोला है शुड बी कंसीडर, तो हम कंसीडर कर रहे हैं।
95,000 का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसका मार्केट वैल्यू 1,10,000 है, और इसका फेस वैल्यू कितना है चेक करो। इसका फेस वैल्यू 1,00,000 दिया है ना, तो 1,00,000 के ऊपर 4% कैलकुलेट करो, पूरे साल का कितना आएगा? 4,000। कल मैंने उसी के अंदर ऐड किया था, आपको याद होगा तो, बट अभी मैं उसके अंदर ऐड ही नहीं करने वाला हूं, क्योंकि 4,000 मुझे चैताली मिलने वाला है, रिसीव होना है। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट। कौन सा असेट है? अदर करंट असेट। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कितना मिलने वाला है? 4,000। डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, मेरे लिए तो इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अरे समझा? समझ में आया? इक्विटी पे कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उधर कुछ भी नहीं आएगा। इस पे आता है डिविडेंड, अगर बोला रहेगा तो कैलकुलेट, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर कोई लोन्स वगैरह रहेगा तो इसको बाद में सॉल्व करेंगे। समझ रहा है कि बाउंसर जा रहा है? समझ रहे हैं? मैंने इन्वेस्टमेंट किया, कितने का इन्वेस्टमेंट किया? 95। उसका वैल्यू 95 है, लेकिन खरीदा 1,00,000 में था, तो 1,00,000 का 4% आया 4,000 मिलने वाला है। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय असेट, करंट असेट, डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, इनकम में जाएगा, क्योंकि मिलने वाला है, तो अदर इनकम हुआ नहीं है, रेवेन्यू इनकम तो होगा नहीं। समझा? क्लियर? नेक्स्ट, उसके बाद क्या है जरा चेक करते। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? आगे दिया है डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 5% ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी एंड 3% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। फुर्सत से सॉल्व करेंगे इसको। डायरेक्टर प्रपोज अ डिविडेंड ऑफ 8% ऑन शेयर। जो भी शेयर्स है उसके ऊपर 8% डिविडेंड प्रपोज किया गया है, मतलब सोचा गया है कि हम डिविडेंड देंगे। दिया अभी तक नहीं है, तो इसके बारे में अभी हम कुछ सोचेंगे नहीं। पे बोला रहता तो सोचते, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद फिक्स डिपॉजिट विद द बैंक विल मैच्योर्ड आफ्टर 3 years एंड केप्ट इन एक्साइज डिपार्टमेंट एज अ बॉन्ड। कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह कुछ करके रखा रहेगा, वो आप तक आपका बॉन्ड, मतलब क्या, आपका इन्वेस्टमेंट ही होने वाला है, ऐसा वो बोल रहा है। चलिए ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब एडजस्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही एडजस्टमेंट स्किप किया है, डेप्रिसिएशन। बाकी आपका शेयर्स का पहला वाला एडजस्टमेंट हो गया, डेटर्स का एडजस्टमेंट हो गया, प्रोविजन वाला भी हो गया ना, इनकम टैक्स, फीस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जब लिखूंगा तब सॉल्व करूंगा ना, बराबर है। रेट्स वाला हो गया, इंक्लूडिंग जनरल एक्सपेंसेस हो गया, मतलब डेप्रिसिएशन ही बाकी और कुछ बाकी नहीं है। तो पहले पोस्टिंग करते करते डेप्रिसिएशन अगर मिल गया तो भाई साहब को सॉल्व कर देंगे। इतना सबको समझा है क्या? 100%? कहां अटके वो बताओ? सब जगह अटक गए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बाकी है अभी। देखो पहला चीज मैंने क्या किया, ऑथराइज कैपिटल, फिर वो शेयर्स का प्रेजेंटेशन दे दिया, 2 हो गए। तीसरा, डेटर्स थोड़े अच्छे थे थोड़े बुरे थे, 6 महीना, 6 महीने से कम, 6 महीने से ज्यादा, और बैड डेट सॉल्व हो गया, बराबर है। उसके बाद मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट का, इसका मार्केट वैल्यू दे दिया था। फिर उसने बोला था भाई आपको क्या करना है, इनकम टैक्स का कुछ प्रोविजन वगैरह करना है, तो इनकम टैक्स का 2 प्रोविजन दे दिया। रेट्स के बारे में एडजस्टमेंट था, रेट सॉल्व कर दिया, बराबर है। डेप्रिसिएशन बोला है, फुर्सत से सॉल्व करूंगा। इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोला था, हमेशा याद रखो जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट था वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट था, मार्केट वैल्यू पे नहीं। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, हमेशा ध्यान में रखना ही, ठीक है। उसके बाद और कुछ नहीं, खत्म, इतना ही तो करवाया। अब क्या करने का पूर्वा, मेरे को सिर्फ और सिर्फ पोस्टिंग स्टार्ट करता हूं। पहला है शेयर कैपिटल, वो भी पोस्ट हो चुका है। उसके बाद क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। कहां जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम? रिजर्व्स एंड सरप्लस में, तो यहां पे आ गया सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितना है? डायरेक्टली 50,000। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? उसके बाद दिया है बिल्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन, जरा ध्यान देना। बिल्डिंग ब्रैकेट में कुछ उसका कॉस्ट दिया है और 2,50,000 दिया है। ये 2,50,000 है, ये ओपनिंग यानी कि नेट ब्लॉक में मिलेगा, और यहां पे लिख देता हूं मैं बिल्डिंग, इसका ओपनिंग वैल्यू कितना दिया है? 3 लाख। अरे यहां तक समझा? पक्का? ग्रॉस मतलब ओपनिंग, कॉस्ट वैल्यू बोलते हैं इसे, खरीदने का भाव, साल में कितना डेप्रिसिएशन, नेट भाव।
ओपनिंग वैल्यू में डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो क्लोजिंग वैल्यू मिलेगा। तो इसका ओपनिंग कितना है 3 लाख और इसका नेट वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया वो कितना दिया है 2,50,000। समझा ये? समझा? सेम विथ प्लांट एंड मशीनरी, ध्यान से। हाँ, कॉस्ट है 4 लाख और नेट वैल्यू 3 लाख। चलिए ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है लैंड। चलिए इसका कोई ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू कुछ दिया है तो ये ओपनिंग 20 नेट वैल्यू भी 20। यहां तक समझा? बाद में एक्सप्लेन करता हूं। यहां तक समझ में आया? इसके बाद डेप्रिसिएशन भी बाकी है। नेक्स्ट पोस्टिंग क्या है ऑपरेटिंग इनकम ऑन ड्यूरिंग द ईयर। ऑपरेटिंग इनकम यहां पे कितना है 1,80,000। जहां तक मार्क्स निकाल सकते पहले वो फटाफट खत्म करता हूं मैं। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जनरल रिजर्व कहां जाएगा? क्या बात है, जनरल रिजर्व कितना है 1,80,000। इनर कॉलम में लिखता हूं कोई एडजस्टमेंट हुआ तो ठीक, नहीं तो आउटर कॉलम में। नेक्स्ट आ गया बोरोइंग्स, इसके ऊपर इंटरेस्ट का एक एडजस्टमेंट था तो 6% डिबेंचर कितना है 1 लाख। अब इसके ऊपर कितना परसेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा 1 लाख का 6% कितना आएगा 6,000 पे करना है। एनीथिंग पेबल इज योर लायबिलिटीज। कौन सी लायबिलिटीज है भाई अदर लायबिलिटीज अदर करंट लायबिलिटीज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 6,000 क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट। आपके लिए तो एक्सपेंस होगा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना 6,000। अरे समझ में आ गया? जैसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना इनकम होता है लायबिलिटीज पे अपना एक्सपेंस होता है फाइनेंस। नेक्स्ट उसके बाद क्या है डेटर्स और क्रेडिटर्स, जिसमें डेटर्स हो गया क्रेडिटर्स बाकी है। क्रेडिटर्स कहां चले जाएगा ट्रेड पेबल में क्रेडिटर्स 20,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम। उसके बाद स्टॉक, कौन सा स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री। इन्वेंट्रीज भाई इन्वेंट्रीज कितना दिया है इन्वेंट्री स्टॉक 50,000। नेक्स्ट उसके बाद सैलरीज एम्प्लॉय बेनिफिट में सैलरीज कितना है 20,000। फिर उसके बाद क्या डायरेक्टर अदर एक्सपेंसेस, कल ही बताया था मैंने लिखा था इधर डायरेक्टर फीस कितना था 9,000। नेक्स्ट उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस कहां जाएगा ऑलरेडी हो गया है। नेक्स्ट उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चले जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहां पे बोलिए कितना है कैश एट बैंक 30,000 और बैंक कैश इन हैंड कितना 32,000 टोटल 62,000। चलिए उसके बाद एफडी फिक्स डिपॉजिट बैंक कहां जाएगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म्स अदर नॉन करंट असेट करंट इन्वेस्टमेंट का तो मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसने बोला 3 साल के लिए, वो 1 साल से ज्यादा हो गया मतलब वो नॉन करंट में आएगा। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं उसे फिक्स डिपॉजिट कितना फिक्स डिपॉजिट 4,000। ठीक है उसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, यहीं पे मैं ऐड कर देता हूं ऐड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 10,000। अरे समझ में आया? नेक्स्ट उसके बाद इन्वेस्टमेंट ले लिया, फिर इन्वेस्टमेंट वो भी हो गया। फिर क्या है एडवांस इनकम टैक्स। एडवांस दिया है मतलब आप आपके प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स में से माइनस करोगे क्योंकि ऑलरेडी टैक्स भरना है ना। कितना भरना है इस साल 10,000 बट हमने एडवांस दिया तो एडवांस को यहां पे से माइनस करेंगे। एडवांस टैक्स कितना 5,000। अरे बात समझ में आया? प्रोविजन ज्यादा है एडवांस कम है इसलिए यहां पे, लेकिन प्रोविजन कम होता और एडवांस ज्यादा होता ना तो ये दोनों का जो इफेक्ट है वो आपके अदर करंट असेट्स के अंदर आता। सुनो ध्यान से वापस एक बार, मैंने प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स में 2 इफेक्ट मालूम है सर 10,000 इधर और प्रोविजन 10,000 इधर। लेकिन अगर मेरा एडवांस इनकम टैक्स होता फॉर एग्जांपल 15,000 तो मैं इसका इफेक्ट किधर देता
तो मैं जो ये 10,000 है एक इधर लिखता प्रोविजन, और प्रोविजन यहां नहीं लिख के प्रोविजन को मैं क्या करता, एडवांस में से माइनस करता। मतलब मेरा एडवांस टैक्स कितना होता, एडवांस टैक्स होता 15,000, क्योंकि मैंने एडवांस 15 दिया है, और प्रोविजन कितना करके रखा है 10,000, तो मेरा 5,000 क्या बच जाता, स्टिल एडवांस। अभी भी इल्ले कितना टैक्स भरने का है, 10,000 भरना है। लायबिलिटीज है, गवर्नमेंट को कितना देके रखा है, 5,000 एडवांस देके रखा है, तो गवर्नमेंट मेरे से अभी 5,000 मांगेगी ना, पेएबल होगा ना। 10 में से 5 एडवांस दिया ना, तो 5 ही पे करना है। टैक्स तो पूरा 10 ही लेगा गवर्नमेंट, लेकिन गवर्नमेंट को बोलो ना 5 तेरे को देके रखा है, तो 5 ही मांगेगा ना मेरे से। तो इधर लायबिलिटीज कितने की आएगी, 5,000 की। अब मैं बोल रहा हूं भाई मेरे को पे 10,000 करना है, लेकिन गवर्नमेंट को मैंने एडवांस कितना दिया है, 15। तो एडवांस दिया मतलब मेरा क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म एडवांस नहीं, अदर करंट असेट में मैंने लिखा एडवांस टैक्स कितना, 15। पे कितना करना था, 10। तो 10 का दूसरा इफेक्ट उधर जा रहा था, मैं उधर नहीं लिखता प्रोविजन, वो क्या करता, मैं इसमें से माइनस करता। क्यों, गवर्नमेंट को बोलता है गवर्नमेंट तू 10,000 मेरे से टैक्स मांग रहा है, 15,000 तेरे को देकर रखा, चल 5,000 और दे, रिसीवेबल है इसलिए मेरा असेट है। फर्क समझ में आया, समझा। तो अगर आपका प्रोविजन का अमाउंट एडवांस से ज्यादा है तो लायबिलिटी साइड पे, सुन लो ध्यान से, लिखना है तो लिख के ले लो, बाद में ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया था। अगर प्रोविजन का अमाउंट एडवांस से ज्यादा है, तो लायबिलिटीज ही रहेगा क्योंकि मुझे पे करना है। लेकिन एडवांस का अमाउंट प्रोविजन से ज्यादा है तो आपका क्या बन जाएगा, असेट बन जाएगा। समझा। तो इस केस में इनकम टैक्स जो पे करना था वो इधर नहीं आके किधर आएगा, अदर करंट असेट में आएगा। बात समझ में आया क्या, वापस से एक बार, अगर प्रोविजन का अमाउंट एडवांस से ज्यादा है, तो आपकी लायबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, तो एडवांस इनकम टैक्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में जाएगा। क्लियर। लेकिन क्या बोला मैंने, एडवांस टैक्स ज्यादा है प्रोविजन से, तो प्रोविजन क्या होगा, करंट असेट्स में आएगा। अंडरस्टूड, डन, पक्का। सम मैंने बड़ा लिया है, उसका रीजन है भाई, कंसेप्ट पकड़ना है। अभी छोटे छोटे सम्स बहुत कर लिया आपने, और है सम छोटा, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, लेंदी लगेगा बिकॉज एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। एक बार ग्रिप मिल गया तो ये भी फटाफट होएगा, क्योंकि कोई भी सम फर्स्ट टाइम होएगा ना तो ज्यादा ही टाइम लगेगा। वंस द थिंग्स आर क्लियर इट विल बी इजी। यहां तक डन है आयुष, ब्रेन वॉश, ओवरलोडेड, लास्ट खत्म है भाई। अभी और कुछ बचा नहीं, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या है जरा चेक कर लेते, चलो। आयुष बोल रहा है खत्म कब होगा, खत्म तो बोल ही रहे। चलिए आ जाते हैं, आप देखो एडजस्टमेंट नंबर 7 पे, डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट 5% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन एंड 3% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, यही बोला है बराबर भाई। नॉर्मल डेप्रिसिएशन 3 लाख का कितना परसेंट बोला उसने लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, देखो क्वेश्चन में 3% कितना, तो 3 लाख का 3% कितना आएगा, 9,000। भाई इस साल डेप्रिसिएशन दिया 9,000। अरे समझा क्या, समझा। डेप्रिसिएशन 9,000 समझ में आया, बेसिक था, नहीं समझा। 3 लाख का हाँ जी, हाँ ये बहुत भारी सवाल किया, आपको कैसे पता चला ये बॉक्स बना के सॉल्व होगा, अब बताते हैं। नहीं उसका रीजन है, इसके पहले जितने भी सम्स हमने किए ना उसके अंदर कभी भी बुक का वैल्यू नहीं प्रोवाइडेड था, सीधा उसका क्लोजिंग वैल्यू दिया था। आप जितने भी सम्स देखो हर सम में सिर्फ क्लोजिंग वैल्यू प्रोवाइडेड था, तो डायरेक्ट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा था। बट इस क्वेश्चन में बुक वैल्यू इज प्रोवाइडेड। अब ये सेम डाउट स्वाति को था, लेकिन स्वाति पूछी नहीं,
नहीं नहीं नॉर्मल है स्वाति। 3 लाख का 3%, 3% ही था ना लैंड एंड बिल्डिंग पे। और प्लांट एंड मशीनरी भी कितना बोला है? 4 लाख का। चैताली तू जागी अभी बेटा। डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइड 5% ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीनरी, 3% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ऐसा बोला है ना। तो इधर 5% आ जाएगा 20,000, बराबर। ज्यादा दिल पे लेना नहीं, इतना समझ में आया। तो डेप्रिसिएशन कितना है? लैंड पे नहीं है, बिल्डिंग पे था। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर ही है, इधर नहीं है, ठीक है। बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है, लैंड इन बिल्डिंग पे नहीं। लैंड का वैल्यू ओपनिंग क्लोजिंग इज सेम। एडजस्टमेंट जो दिया है उधर लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, बट एडजस्टमेंट इज ऑन बिल्डिंग नॉट ऑन लैंड। और जिसको अभी भी डाउट है ना उसके लिए सिंपल सा भाषा, मेरा ओपनिंग वैल्यू क्लोजिंग वैल्यू, देयर इज नो डेप्रिसिएशन। जब पूरे साल कोई डेप्रिसिएशन नहीं तो अब कैसे डेप्रिसिएशन दे रहे हो आप? मेरा ओपनिंग वैल्यू लैंड का 20,000 है, क्लोजिंग वैल्यू भी 20,000, बुक वैल्यू भी, मतलब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जमीन पे नहीं है। एप्रिसिएशन हो सकता है, डेप्रिसिएशन नहीं। बट बिल्डिंग के ऊपर ओपनिंग वैल्यू 3 था, ये क्लोजिंग वैल्यू 2.5 था, मतलब डेप्रिसिएशन जो है वो किसके ऊपर है? इसके ऊपर है। और क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग देखो, प्रिंटिंग में देखना आप पहले लाइन पे दिया हुआ है बिल्डिंग इज डिफरेंट, लैंड इज डिफरेंट, ठीक है। ओके चलिए, अब यहां तक क्लियर हो गया है। 29,000 डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? डेप्रिसिएशन के ऊपर बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। 9,000 और 20,000, टोटल 20। डन, पक्का। अब जरा ध्यान देना गायत्री, वेरी इंपॉर्टेंट टास्क अभी स्टार्ट होने वाला है। एडजस्टमेंट खत्म, इस शेड्यूल सारे एडजस्टमेंट हो गया, सारे एडजस्टमेंट। अभी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसको क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। ये जो क्लोजिंग है वही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से। मेरे पास बिल्डिंग का वैल्यू ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग में कितना बता रहा है, मतलब 50,000 कम हुआ ना, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन का ओपनिंग वैल्यू था 50,000। 4 लाख था, 3 लाख हुआ, मतलब यहां पे इसका 1 लाख हुआ। क्लियर। अब यहां पे देयर वाज नो एडिशन, तो इसका वैल्यू क्लोजिंग में 3 ही लाख हुआ। देयर वाज नो एडिशन, क्लोजिंग में 4 लाख ही हुआ। नो एडिशन 20,000 ही था। ओपनिंग एडिशन 59,000, 1,20,000, बराबर कुछ भी नहीं। ओपनिंग मालूम है, देखो ओपनिंग के साथ क्लोजिंग के साथ, ओपनिंग के साथ था, तो क्लोजिंग सॉल्व होगा तो ये आंसर है। जैसे 3 लाख में 50 माइनस किया तो ये आंसर आया ना, तो वैसे ही ये 3 लाख में 59 माइनस करो, इधर कुछ आंसर आएगा। 3 लाख में 59,000 माइनस करो, कितना? 4 लाख। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग को ओपनिंग में माइनस, क्लोजिंग को क्लोजिंग में माइनस, तो नेट ब्लॉक मिलेगा। डेप्रिसिएशन माइनस होता है ना, ग्रॉस ब्लॉक में डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो नेट ब्लॉक मिलेगा। ओपनिंग को ओपनिंग में माइनस करो, क्लोजिंग को क्लोजिंग में माइनस करो। 4 लाख में 1,20 माइनस 2,80,000, बराबर है। 20 में कुछ भी माइनस नहीं होगा तो 20 ही आएगा। अब ये क्लोजिंग करो इसका, ये 20,000 है, हाँ? ये हो गया 3 लाख, 5,41,000। डन, डन। एडजस्टमेंट खत्म, क्लोजिंग करना है। डन हो गया, सम खत्म। हाँ, खाली इतना भी आता है,
कभी कभी आपको एग्जाम में अगर 7 मार्क्स का सम देगा ना तो खाली ये शेड्यूल भी बनाने दे सकते हैं। आपको अलग अलग प्लांट एंड मशीन एसेट्स के वैल्यू दिए रहेंगे, बुक वैल्यू और कॉस्ट दिया रहेगा और डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट दिया रहेगा। अभी मैंने क्या किया, समझ में आया? हाँ चलो इसको अच्छे से कर लो। जरूरी नहीं इसका आएगा, मतलब अच्छा ये शेड्यूल ये असेट के लिए और किसी के लिए नहीं है। ऐसा शेड्यूल सिर्फ असेट, वो भी टैंजिबल के लिए और किसी के लिए भी नहीं है। मतलब और कोई दूसरे चीजों के लिए ऐसा कभी शेड्यूल नहीं बनेगा। ये सिर्फ टैंजिबल असेट्स के लिए, ग्रॉस, डेप्रिसिएशन और नेट ब्लॉक, और किसी असेट के लिए नहीं है। डन। अब आ जाते क्लोजिंग की तरफ। ऑपरेटिंग 1,80,000, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करना बाकी ना, 4,000 बराबर। अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं, चेंज इन इन्वेंटरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहां पे आ जाते टोटल, फटाफट लिखते जाओ, बताते जाओ। चलो रेवेन्यू इनकम है 1,80,000, अदर इनकम है 4,000, टोटल हो गया 1,84,000। कॉस्ट ऑफ मटेरियल नहीं है, चेंज इन इन्वेंटरी नहीं है, एम्प्लॉय बेनिफिट कितना है 20,000, फाइनेंस के कॉस्ट में 6,000, डेप्रिसिएशन 20, अदर एक्सपेंसेस को जरा सॉल्व करना है। 5,000 आएगा, 5 और 5 10,000, 10 और 13 23 प्लस 1 23 प्लस 1 24 ना, 24 प्लस 9 33,000, 33,000 सब ऐड हो जाएगा यहाँ पे, टोटल आ जाएगा 20, 29, 33 और 6 एंड 9। पागल हो तुम लोग। 88,000, 1,84,000 में 88,000 माइनस 96,000 माइनस 10,000 करोगे 86,000, ऐड करोगे 96,000 बराबर। कोई अप्रोप्रिएशन वगैरह नहीं है तो ये सीधा सीधा इधर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस 96,000, 1,80,000। इसका टोटल 5 लाख, इसका टोटल 50, 180, 96, 3,26,000, इसका पूरा 1 लाख। क्या चला रहा है? एक मिनट वापस से बोल कंचन, क्या बोली? क्या चला रहा है? एक मिनट रुक, माइक में क्या बोल रही थी, बोल। एक मिनट रुक, क्या बोल रही? बहुत भारी बोली थी वो, इंस्टा। चलो चलो चलो, बस 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 यार, नींद से भगाना जरूरी था। नहीं तो आयुष बोला था अभी तो मैं फ्लाइट में बैठा था। आयुष भाई करना तो है ही है, ये ऐसा नहीं कि ऑप्शन में रखना है। फाइनल अकाउंट टैली, देखो मैं अभी तुम लोगों को, तुम लोग है ना डरते बहुत है। बेसिक तुम्हारा प्रॉब्लम है, यू आर अफ्रेड। इतना बड़ा सम, अरे मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, अगर मेरे को करना रहे ना 15-20 मिनट का काम है ये। हाँ तो फाइनल अकाउंट जब आप 12th, when you are in 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो ना, जब फाइनल अकाउंट की बात करते थे तो 20 मिनट तो फाइनल अकाउंट को अपन देते थे 12th स्टैंडर्ड में भी, और अभी भी ये सम को 20-25 मिनट्स में कर सकते हैं आप। बहुत डरते तुम, लिटरली यू आर अफ्रेड, एंड यू आर अफ्रेड द रीजन इज, किधर जा रहा है? कैसे चलेगा? मैं टू बी ऑनेस्ट अभी एक बात बोलता हूं, एक वेरी सिंपल, जस्ट रिमेंबर योर 12th स्टैंडर्ड अकाउंट्स। अभी भी मैं बोलता हूं खाली 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स याद करो, उसके एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट याद करो, वही 12th स्टैंडर्ड का ही है ये। खाली 2 एडजस्टमेंट तुम्हारे, जैसे इनकम टैक्स का प्रोविजन और ये प्रेजेंटेशन,
अभी भी एडजस्टमेंट्स आर सेम। तुम बोलेंगे नहीं सर हम लोग को वो टी फॉर्मेट याद है, मैं टी फॉर्मेट नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं आपको 12th स्टैंडर्ड का एडजस्टमेंट। जो पोस्टिंग उधर था सेम पोस्टिंग यहाँ पे, वो पार्टनरशिप के लिए था, ये कंपनी के लिए। वहां पे कैपिटल था, पार्टनर्स कैपिटल था, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है, ये डिफरेंस है। बट ऑल द एडजस्टमेंट्स आर सेम। बैड डेफ मैंने क्या लिखा, 12th वाला ही लिख रहा है ना। तो आप अभी भी बोलता हूं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो ना तब तक इस डिफिकल्ट है। टीचर्स इसको बहुत डिफिकल्ट बनाते हैं, अगर मैंने भी डिफिकल्ट बनाया तो मैं तुमको बोल रहा हूं डिफिकल्ट नहीं है। योर विजन शुड बी क्लियर। आपका विजन ही क्लियर नहीं होता है, इंस्टाग्राम चलते रहता है आप लोग का। चलो ध्यान दो, 1 सेकेंड। कहां पहुंची थी अपनी गाड़ी, यहां पे कैपिटल पे आ जाते पहला 5 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस सबर अली करना 3,26,000। इस क्या लॉन्ग टर्म, तुम लोग एक एक पीस है यार कसम से। लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या देते हैं लोग एक एक। डिफर्ड टैक्स अदर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ने ट्रेड पेबल्स कितना है 20,000। अदर करंट असेट्स 11,000, क्या बात है 11,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 5,000, यस 5,000 डन। 8,26,000 प्लस 1,00,000 9,26,000 9,26,000 9,46,000 47 57 57 प्लस 5 डन। असेट साइड पे टैंजेबल असेट का टोटल है 5,41,000, इनटैंजेबल इल्ले 5,41,000 डन। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है अपने पास 95 प्लस 4 99 प्लस 1,50,000 95 प्लस 1,50,000 प्लस 4 2,49,000। लॉन्ग टर्म नहीं है, अदर करंट असेट है नहीं है, ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेंट्रीज 50,000। ट्रेड रिसीवेबल है, हाँ जी कितना है 60 में से 5 माइनस करेंगे 55,000। तू इधर ध्यान दे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का टोटल किया था 62,000। अदर करंट असेट्स है 1,000 और 4 5,000 और डन। चलिए टोटल 9,62,000। देखो मैं अभी तुमको बोलता हूं, तुम लोग को लगता रहेगा मैंने नहीं लगता है ना डिफिकल्ट, तो मैं एक सिंपल भाषा आपको सिंपल बोलता हूं। आयुष, राहुल, चैताली, पूर्वा, करीना तो उसने बोला ना टैली होएगा तो पार्टी दूंगी। चल तो मैं ये बोल रहा हूं फाइनल अकाउंट का सबको बोल रहा हूं, जितने लोग हैं ना सबको बोल रहा हूं फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिस एवरी डे। अगर आप सिर्फ बैलेंस शीट सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस भी करना सीख जाते हो ना तो उसके बाद एडजस्टमेंट के पीछे भागो। देखो फर्स्ट लेक्चर में मैंने पहला जब स्टार्ट किया फाइनल अकाउंट सिर्फ बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया, तो आप भी ट्राई करो सिर्फ बैलेंस शीट। अभी रिसेंट एग्जाम हुआ है ठाकुर कॉलेज के अंदर, ऑटोनॉमस कॉलेज की बात कर रहा हूं, टीवाई का। मैंने ये पेपर इसको दिया था सॉल्व करने के लिए। सुनो ना मेरी बात तो सुनो। वो पेपर में शायद सबको सॉल्व करवाने वाला हूं। यही प्रॉब्लम है ना तुम्हारा, सबर नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, उन लोग के एग्जाम में फाइनल अकाउंट में क्या है मालूम है, सिर्फ बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए, सिर्फ बैलेंस शीट। दिस इज योर बेसिक प्रॉब्लम, यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग।
तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि आपको क्या करना है, पहले सिर्फ बैलेंस शीट को समझना है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को समझना है। एक बार ये कॉन्फिडेंस आ गया ना, देन गो टुवर्ड्स योर एडजस्टमेंट। एंड एडजस्टमेंट में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट एडजस्टमेंट क्या आता है, ये डिफिकल्ट। बेटा आप, मैं आपको सजेशन आपसे मांग नहीं रहा हूं, आपको दे रहा हूं बेटा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।